नमस्कार। शब्दकोश के जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करने जा रहा हूं अदालत के उस दृष्टिकोण के बारे में जो हमें जीने के लिए एक नई राह दिखाता है और हमें किस आचार व्यवहार की ओर जाना चाहिए उस ओर स्पष्ट इशारा करता है। अभी हाल ही में एक डिसीजन आया हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ का। इस डिसीजन में क्या था उस पर हमें गौर करना चाहिए। एक मामला आया 376 का, यानी बलात्कार 376 और 376 की खंडिका 2। इसका आशय होता है बलात्कार हुआ और बलात्कार लगातार हुआ। अपने कहना चाहिए रहवासी परिसर या फिर कार्यालयीन परिसर, यहाँ पर ताकत का उपयोग करके किसी को मजबूर किया, लगातार मजबूर किया। ऐसे आरोप बलात्कार को लेके एक व्यक्ति पर लगाए गए और वो आरोप जब कोर्ट के सामने आए तो कोर्ट ने स्पष्ट रूप से एफआईआर रद्द करने के आदेश जारी कर दिए। ये अपने आप में बड़ा एक नजीर समझ में आती है, क्योंकि जो अदालत की टिप्पणी थी विद्वान न्यायाधीश महोदय की, एकल पीठ का निर्णय है, तो उन्होंने कहा कि जो फरियादिया है इस मामले में, बलात्कार के मामले में, वो 8 साल तक आरोपी के संपर्क में रही, यानी 8 साल तक वो उसके साथ में शारीरिक संबंध बना रही थी। तो विद्वान न्यायाधीश कहते हैं कि जो कुछ सामने मेरे आया है उससे ये बहुत स्पष्ट दिखाई देता है कि जो शारीरिक संबंध इनके बीच में हुए, फरियादिया और आरोपी के बीच, ये आपसी सहमति से थे। अब संबंधों में चूंकि खटास आ गई है, या तो फरियादी या आरोपी के ऊपर दबाव डाल लीजिए कि शादी करो, या कोई अन्य कारण सही, और जब वो हेतु सिद्ध नहीं हुआ तो फिर मामला पुलिस पे आ गया कि साहब एफआईआर लिखो, बलात्कार हुआ है। तो अदालत ये मानती है कि फरियादिया इतनी नादान भी नहीं थी। जो फरियादिया है वो इतनी नादान क्यों नहीं थी, इससे समझ में आता है कि वो एमपीपीएससी की तैयारी कर रही है, और जो आरोपी है वो एमपीपीएससी का शायद एक टर्म सफलतापूर्वक पूरा भी कर चुका है। तो दोनों ही उच्च शिक्षित थे, दोनों अपने अधिकार जानते थे, और फरियादिया के बारे में जो कहा है विद्वान न्यायाधीश ने, वो ये कहा है कि फरियादिया इतनी नादान भी नहीं है कि वो ये ना जानती हो कि जो शारीरिक संबंध वो स्थापित कर रही है आरोपी के साथ, उनका परिणाम क्या होगा। एक तो ये होता है कि एक फरियादी मजलूम एक नादान है, वो जानता नहीं है और उसके साथ हो गया। लेकिन यहाँ तो आरोपी पढ़ा लिखा है, उच्च शिक्षित, और फरियादिया भी उच्च शिक्षित है, और फिर 8 साल से ये दूसरे संपर्क में है। 8 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि कोर्ट में आए और कह दिया बलात्कार हुआ है, जबरदस्ती हुई है, शादी का झांसा दिया। तो अच्छा, इसमें धारा 164 के तहत बयान भी हुए हैं इसमें, तो उन बयानों में भी इस बात की बिल्कुल पुष्टि नहीं हो पाई कि बलात्कार परिभाषित होता हो इस मामले में कि फरियादी का बलात्कार हुआ। अब सवाल जो उठता है कि मैं इस मामले को क्यों उठा रहा हूं, तो मैं इसलिए उठा रहा हूं कि हमारे यहां ये पहले से चल रहा है कि पहले रजामंदी के साथ में युवक और युवती या प्रौढ़ अवस्था के पुरुष और महिला साथ में रहते हैं, और दोनों परस्पर एक दूसरे की रजामंदी के आधार पर खूब जिंदगी के मजे उठाते हैं। इसे मजा शब्द ही कहूंगा। और जब इनके बीच में खटपट हो जाती है तो जो महिला पक्ष है वो सीधा दौड़ लगा देता थाने की तरफ कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है। और जब पुलिस पूछती है कि इतने साल से या इतने महीने से साथ में रहे थे, ये क्या था, तो फिर एक उसमें कुतर्क आता है कि शादी करने का झांसा देख के कर लिया, या फिर ये कहा जाता है कि फला जगह बुलाया था, दोस्ती थी, चली गई और वहां जाके कान पाके उसने दबोच लिया, बलात्कार कर दिया और फिर ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी
कि अब समर्पण करती रहो वरना हम पूरे समाज में आके बदनामी कर देंगे या जान से मार देंगे। तो साहब इसलिए ये शोषण चल रहा है इतने महीनों से, इतने सालों से। तो ये जो बचकानी जो दलीलें हैं ये अदालत की समझ में भी आती हैं। भले ठीक है, लिव इन कानून बन गया हुआ कि अब तो रजामंदी से अब तो पुलिस भी अब कुछ नहीं कर सकती इसमें, कि एक महिला और एक पुरुष यदि अपनी इच्छा से वो आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथ पकड़ भी लेती है पुलिस, तब भी वो कुछ नहीं कर सकती यदि दोनों कह देते हैं कि हाँ रजामंदी से थे। तो ऐसे में तो अब विवेक कहाँ रह गया? अब विवेक रह गया, विवेक का इस्तेमाल करने की आवश्यकता रह गई है उन महिला पुरुषों के बीच जो ऐसे कृत्य कर रहे हैं। अब वो ये समझ लें कि भले ही इसमें फरियादी पक्ष 99%, बल्कि मैं कहता हूँ 99.9% महिला ही होती है कि साहब वो शादी का झांसा दिया और बलात्कार कर दिया और फिर कर दी चला गया और साहब मैं अब आई हूँ। तो कुल मिला के बात यही है कि जिस तरह के मामले आ रहे हैं, न्यूज़पेपरों में डेली पढ़ते हैं, एक खबर तो होती है किसी न किसी पेज पे, 2 खबर 3 खबर हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है कि एक महिला थाने में आई और रिपोर्ट लिखा दी कि मेरे साथ जबरदस्ती करी। और जब पुलिस ने पूछा कब करी तो पता पड़ा कि साहब 6 साल पहले। तो 6 साल से क्या कर रही थी कि साहब वो शादी का झांसा दे रहा था। ये क्या हुआ? शादी का झांसा देना एक अलग बात है और बलात्कार करना, बलात्कार मतलब ही होता है जबरदस्ती, बलात् जबरदस्ती। तो कुल मिला के इस तरह की जो चीजें आ रही हैं ये फरियादी पक्ष को समझने की आवश्यकता है, आरोपी भी समझे इस चीज को, क्योंकि हमेशा फरियादियां गलत नहीं होती, कई बार फरियादियां सही भी होती हैं कि एक बार पैर फिसला तो बस गंदगी में घसटते चले गए। लेकिन जहां फरियादी पक्ष यदि गलत है और झूठा है तो दोनों पक्षों को समझने की आवश्यकता है कि हम जब ऐसे कृत्य करते हैं, जब झूठे आचरण के साथ हम कोर्ट में जाते हैं, तो कई उन लोगों को भी न्याय से एक बार निराश हो जाना पड़ता है जो वाकई में फरियादी होते हैं। कई बार वो लोग बच जाते हैं सजाओं से जो वाकई में आरोपी होते हैं। लेकिन जब ये फर्जी इस तरह के मामले आते हैं, जैसे दहेज कांड, बस जरा खटपट हुई ससुराल में और लगा दिया कि दहेज मांगा था, दहेज प्रताड़ना, दहेज होम वायलेंस, फलाना ढिमका, और बस पूरे नाम ऊपर से लेकर नीचे तक, सास ससुर ननद देरानी जेठानी देवर जेठ सब। कई बार तो लोग ननद और नंदे को लपेट लेते हैं जिनका घर ही अलग है। क्या है ये? अदालत का बेशकीमती समय खराब करना। और चरित्र देखिए, अब अभी हाल कानून के साथ से बात करेंगे तो यहाँ चरित्र भी नहीं बोल सकते हैं लोगों को। जो ये समय था बोल सकते थे आप, क्यों? कि ये अवैध था। सामाजिक रूप से तो आज भी ये अपराध ही एक प्रकार से कि एक बगैर शादी के एक युवती एक युवक, माँ बाप सोच रहे हैं पढ़ने गए हैं, पीएससी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये हो रहा है। क्या है ये? मतलब मैं तो उन बच्चों से एक सवाल करना चाहता हूं कि आखिर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें घर से बाहर क्यों भेजा था? तुम्हें पढ़ाई करने के लिए, एक अच्छी नौकरी के लिए तैयार हो, इस कवायद के लिए भेजा था, चाहे लड़की हो लड़का हो। आज देखो बगीचों में, गार्डन में, सड़क के किनारे, तालाब के किनारे, सूनी गलियों में डर भय नाम की चीज नहीं है। जितने बिंदास लड़के हैं उससे 100 गुना बिंदास लड़कियां दिखाई देती हैं, गले में हाथ, आपत्तिजनक अवस्था में, कोई देख रहा है चिंता ही नहीं है, कोई वीडियो बना ले फोटो खींच ले, कोई डर कोई भय नहीं। कितनी बेशर्मी। और फिर ये बलात्कार हो गया। कुल मिला के समाज को अपना चरित्र ठीक करने की आवश्यकता है, और खासकर वो माँ बाप जो अपने बच्चों को आंख मीच कर उनका भरोसा कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि वो भेजे काय के लिए गए हो, कर क्या रहे हैं। अच्छा बाहर की बात तो है, ठीक है, लोकल में ये होने लगा है। अब एक तो ये चलो भाई माँ बाप कहीं और रह रहे हैं पढ़ने के लिए, बच्चा कहीं और भेजा है, बच्चा वहां मटर गश्ती कर रहा है लोकल में।
बच्चे बच्ची कॉलेज जाते हैं, अरे हायर सेकेंडरी स्कूल के, जिनकी अवस्था नाबालिग होती है, उस शहर में जहां माँ बाप रहते हैं, वहां गलियों में, पार्कों में जरा कोना मिला भाई, आपको ऐसे जोड़े मिल जाएंगे। देख के शर्म आती है और रूह कांपती है सोच की, है भगवान किस समाज में जी रहे हैं, क्योंकि सभी तो बहन बेटियों वाले हैं। तो ये सब्जेक्ट लेने का आशय सिर्फ यही था कि नैतिकता का पाठ हम कब पढ़ाएंगे अपनी संतति को, अपनी संतान को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। क्योंकि मैं तो बहुत इसमें एक आपत्तिजनक उदाहरण के साथ में एहसास कराना चाहता हूं कि जो लड़का, अब मैं लड़का लड़की का भेद खत्म कर रहा हूं यहाँ, जो लड़का किसी लड़की का शील भंग करने जा रहा है, क्योंकि अब तो लिव इन का वो आ गया ना, अब तो झुंझुना कि दोनों रजामंदी से कर रहे थे। तो भाई जो हरकत आप किसी की बहन बेटी के साथ कर रहे हैं, इस लिव इन की आड़ में कोई आपकी बहन बेटी से कर रहा होगा, और ये हो रहा है। तो इसी बहाने कम से कम समझ जाओ। और जो लड़कियां जो आजकल जा रही हैं ये तीनों छतरी शिकायतें लेके कि जब जी में आए मजे किए, खूब खर्चा पानी हुआ, और जब खर्चा पानी बंद हो गया या कोई अनबन आ गई तो बस 376 बलात्कार। तो आप भी समझो कि किसी के साथ आप कर रहे हैं, आपके परिवार में भी कोई आपके साथ, आपके भाई के साथ, आपके किसी पुरुष रिश्तेदार के साथ कर सकता है। अंततः तो ये समाज का ही बुरा है ना। तो क्यों ना हम थोड़ा नैतिकता की ओर देख लें, और जो हमारे जो नीति नियंता जिनने ये लिव इन बना दिया है, क्योंकि जी है ही ऐसे, ये है ही ऐसे बनाने वाले, इन्हें छूट चाहिए थी। क्योंकि इनके जो ये हमारे तथाकथित जनप्रतिनिधि हैं, पत्नी बच्चे इनके बेचारे गांव में हैं, ये महानगरों में आए, फिर राजधानी में आए, फिर भोपाल, दिल्ली, पटना, और उनने कहा साहब रायपुर। तो फिर ऐशो आराम, एयर कंडीशन कमरे हैं, सब कुछ है, थाली सस्ती मिल रही है खाने में। तो ऐशो आराम की जिंदगी में कहीं खलल ना पड़ जाए कानूनी, तो उन्होंने कहा लिव इन। एक पूर्व मुख्यमंत्री लपेटे में आ गए थे इसकी में, लेकिन लिव इन ने बचा लिया। शादी कर तो रहे हैं, कर ली शादी, दब गया मामला। तो मामला सिर्फ इतना सा है, नैतिकता पर थोड़ा ध्यान दें तो समाज बचा रहेगा। वरना ये अभी तो शुरुआत है। यदि माता पिताओं ने अपने बच्चों को बस नोट छापने की मशीन बनाने तक सीमित रखा, नैतिकता पर ध्यान नहीं दिया, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। बाकी तो सब हो ही रहा है। कभी पुरुष महिला को काट के फेंक देता है, कभी महिला पुरुष को काट के फेंक देती है, और कभी कोई तीसरा पक्ष घुस के ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर देता है। एक ही तरीका है, नैतिक शिक्षा पे दोबारा आइए, कोई दूसरा रास्ता शेष नहीं है। आए तो बचोगे, नहीं आए तो फिर भविष्य बेहद अंधकारमय है। बस इसी चेतावनी के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज के कंटेंट को समाप्त करूंगा, और आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे कंटेंट यदि सामाजिक दिशा को कोई दशा देने का प्रयास करते हैं तो प्लीज इन्हें लाइक अवश्य करें, इन्हें शेयर करें। शब्द घोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।